नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में काफी उथल पुथल मची हुई है और ये उथल पुथल कोई नई नहीं है। ये सब शुरू हुआ था शेख हसीना की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देने से। अब शेख हसीना भारत में रह रही हैं और शेख हसीना की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने में स्टूडेंट मूवमेंट का बहुत बड़ा हाथ था। ये जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था, इसी में एक स्टूडेंट लीडर हैं और लीडर की मृत्यु हो गई थोड़े समय पहले, हादी नाम था उनका। और मृत्यु के बाद एंटी इंडिया एंटी हिंदू सेंटीमेंट बहुत ज्यादा फैल गया बांग्लादेश के अंदर और 2 हिंदुओं को लिंच भी कर दिया गया। अब दोस्तों ये सब हो रहा है इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर और इंटरिम गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मोहम्मद यूनिस हैं। ये तो हो गया एक छोटा सा बैकग्राउंड दोस्तों। अब जो एक इलेक्शन होने वाले हैं, नेशनल लेवल के इलेक्शन होंगे फरवरी में बांग्लादेश के अंदर, उसके चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है और यह हुआ है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसके जो लीडर हैं, एक्टिंग चेयरमैन हैं, उनका नाम है तारिक रहमान। तारिक रहमान खालिदा जिया के लड़के हैं। तारिक रहमान जिया और रहमान के लड़के हैं। ये 17 साल के सेल्फ एग्जाइल से वापस आए हैं बांग्लादेश। ये 17 साल से लंदन में रह रहे थे। इनका बहुत भव्य स्वागत किया गया है बांग्लादेश के अंदर और इन्होंने एक 31 पॉइंट आउटलाइन दिया है बांग्लादेश के लिए। इंडिया का, अपनी स्पीच में इन्होंने इंडिया का कोई बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया। हेजेमनिक पावर समझती है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इंडिया को। आवामी लीग जो थी शेख हसीना की, वो प्रो इंडिया थी, बट बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी प्रो इंडिया नहीं है, थोड़ी प्रो चाइना है और इंडिया को बैलेंस करने के लिए चाइना का लगातार साथ देती रहती है। अब आवामी लीग बैन हो चुकी है इलेक्शन से, जो फरवरी में होने वाले हैं उसमें आवामी लीग पार्ट नहीं लेगी, तो बहुत बड़ा चांस है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जीते और बहुत बड़ा चांस है, हो सकता है कि तारिक रहमान विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे प्लान। ये जो 31 पॉइंट का जो आउटलाइन दिया गया है, 31 पॉइंट का जो प्लान दिया गया है, आई हैव अ प्लान करके बोले हैं मार्टिन लूथर किंग, जैसे आई हैव अ ड्रीम बोले थे उस तरह से। ये 31 पॉइंट्स क्या हैं? अब पूरे 31 पे नहीं जाएंगे, हमने कुछ 6 या 7 चुने हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलरिज्म के बारे में क्या बोलता है। क्या भारत की तरह बांग्लादेश भी सेक्युलर है? भारत का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, पर क्या बांग्लादेश का कोई स्टेट रिलीजन है? इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मयंक भारद्वाज, आपका स्वागत है श्रीराम्स IAS यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों सबसे पहले 2 आर्टिकल्स को देखते हैं और ये बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं, आर्टिकल 2A और आर्टिकल 12। ये कुछ थोड़ा थोड़ा बताते हैं कंट्री के सेक्युलर नेचर के बारे में। देखिए, सेक्युलरिज्म की जब आप बात करते हैं तो उसमें सबसे फंडामेंटल चीज जो होती है वो यह है कि देयर शुड बी ए सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन। स्टेट और रिलीजन में सेपरेशन होना चाहिए। कहने का मतलब है स्टेट जो है वो किसी रिलीजन को अडॉप्ट नहीं करता है, कोई स्टेट रिलीजन नहीं होता है, तब ही वो पॉलिटी सेक्युलर पॉलिटी कहलाती है। साथ ही साथ आपके देश के अंदर जितने भी रिलीजन हैं उन सबके बीच इक्वालिटी मेंटेन करना, उन सबको इक्वल स्टेटस देना भी आप ही के हाथ में है। ये भी सेक्युलरिज्म का बहुत बड़ा पार्ट है। भारत का जो संविधान है उसमें तो ये बातें स्वर्णिम अक्षरों में लिखी हुई हैं। बांग्लादेश में क्या है देखिए, द स्टेट रिलीजन 1988 में यह आर्टिकल डाला गया था और इसको 2011 में मॉडिफाई किया गया। इसमें लिखा है द स्टेट रिलीजन ऑफ द रिपब्लिक इज इस्लाम। तो ये डिक्लेयर करता है कि जो स्टेट रिलीजन है बांग्लादेश का वो इस्लाम है। बट आगे भी कुछ बोलता है, वो बोलता है बट द स्टेट शैल एंश्योर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल राइट इन द प्रैक्टिस ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन एंड अदर रिलीजन्स। कहने का मतलब है जो और दूसरे रिलीजन है जो बांग्लादेश के अंदर प्रेजेंट हैं उनको भी इक्वल स्टेटस देना होगा, इक्वल राइट्स देने होंगे। ये एक बहुत ही गजब का कहें तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। एक तरफ एक रिलीजन को स्टेट रिलीजन घोषित करा गया है, दूसरी तरफ दूसरे रिलीजन का नाम लिखकर आर्टिकल 2A के अंदर एक इक्वल स्टेटस उनको देने की भी बात की गई है। साथ ही साथ में आर्टिकल 12 क्या बोलता है सेक्युलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म शैल बी रियलाइज्ड एंड हाउ विल इट बी रियलाइज्ड? बाय एलिमिनेटिंग फ्यू थिंग्स। एलिमिनेशन किन चीजों का होगा दोस्तों? एलिमिनेशन ऑफ कम्युनलिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स,
एलिमिनेशन ऑफ ग्रांटिंग बाय द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल स्टेटस इन फेवर ऑफ एनी रिलीजन। पॉलिटिकल स्टेटस किसी भी एक रिलीजन को नहीं देना है, बट मुझे समझ नहीं आया पॉलिटिकल स्टेटस नहीं देना है तो ये स्टेट रिलीजन क्यों बनाया गया यहां पे, बट ठीक है कोई बात नहीं। We can talk about, we can criticize about our country, but we cannot comment on the polity or the constitution of another country. यहाँ पर the abuse, elimination की बात हो रही है, the elimination of the abuse of religion for political purposes and elimination of any discrimination against or persecution of person practicing a particular religion। अब देखिए ये तो फॉलो नहीं हुआ है, persecution तो हो ही गया है, 2 लोगों को लिंच कर दिया गया है, बट ठीक है। अब 31 पॉइंट आउटलाइन की बात करते हैं। देखिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ से पहली बार ये कोई पॉइंट एजेंडाज नहीं आए हैं, ये पहले भी होते रहा है। और जो अभी 31 पॉइंट आउटलाइन दी गई है तारिक रहमान द्वारा, उन्होंने कहा है कि दे आर अलाइंड विथ व्हाटएवर विजन व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय हिज मदर एंड हिज फादर। अब जो प्रेसिडेंट जियाउर रहमान थे उन्होंने भी एक 19 पॉइंट प्रोग्राम दिया था, साथ ही साथ में खालिदा जिया ने भी विजन 2030 दिया था, साथ ही साथ तारिक रहमान ने भी पहले 27 पॉइंट प्रोग्राम दिया था, ये पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन के हिसाब से दिया था, और अब वापस से एक 31 पॉइंट आउटलाइन लेकर आए हैं। इसके अंदर क्या बातें लिखी गई हैं, हम पूरे 31 पे तो नहीं जाएंगे, बट कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज बांग्लादेश बहुत लंबे समय तक प्रो इंडिया रहा है, एक तरह से देखें तो भारत का बहुत अच्छा दोस्त रहा है, और अब जिस भी तरह की घटनाएं वहां पर हो रही हैं, एंटी इंडिया स्टैंड वहां पर बन रहा है, ग्रेटर बांग्ला नेशन की जो बात हो रही है, चिकन नेक के ऊपर जो लगातार वो लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, टिप्पणी देते रहते हैं, इन सब कॉन्टेक्स्ट में हमको ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है कि हो सकता है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भविष्य में सरकार बनाए और तारिक रहमान वहां पर प्रेसिडेंट बने या कहें कि प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस समय पर भाई क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए जो उनका एक विजन है वो क्या बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन लाया जाएगा। अच्छा दोस्तों देखिएगा, यहां पर मैं जितने भी पॉइंट आपको बोलूंगा, ये जो सारी प्रोसेस जो बांग्लादेश में इस समय हो रही है वो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के दौरान हो चुकी है। कहने का मतलब है हम इन चीजों पे रिविजिट नहीं करे हैं अभी तक। क्यों? क्योंकि हमारे इधर जो चीजें चल रही हैं वो परफेक्टली चल रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे इधर है वो अच्छे से सुचारू रूप से काम कर रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेल नहीं हुआ है। हमको कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सेगमेंट ये नहीं आके कह सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूजलेस या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज फेल्ड। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, बिकॉज इट हैज परफेक्टली वर्कड एंड इट इज वर्किंग। और दैट इज द रीजन व्हाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा किसी भी तरह का जजमेंट दिया जाता है तो आप उसको भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाता है या पार्लियामेंट द्वारा कोई लॉ बनाया जाता है, आप खुलकर उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। मीडिया को फ्रीडम दी गई है, लोगों को फ्रीडम दी गई है, राइट टू लाइफ लगातार बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों जो कुछ भी देश में हो रहा है, देखिए कोई भी एक देश परफेक्ट नहीं होता है। हर एक गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शनिंग में कुछ नेगेटिव्स या पॉजिटिव्स निकल के आते हैं, और भारत का जो संविधान है वो पिछले 7 दशकों से लगातार स्ट्रांग बना हुआ है और स्ट्रांग होता जा रहा है। प्रूव कर दिया है कि इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, और प्रूव कर दिया है कि ये पूरे देश का आधार है। बट देखिए हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो इस 31 पॉइंट आउटलाइन में तारिक रहमान ने उठाए हैं, और ये आपको बता देगा कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बहुत ज्यादा अच्छा अभी तक काम नहीं करा है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें वो उनका कहना है कि कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाए जाएंगे जो लोगों की लिबर्टी को और ज्यादा बढ़ाएं, जो लोगों की फ्रीडम को और ज्यादा बढ़ाएं, और जो डेक्रोनियन लॉ हैं, जो डेक्रोनियन आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको हटा दिया जाए। साथ ही साथ में एक रेनबो नेशन की बात हुई है। रेनबो नेशन का मतलब क्या होता है? जैसे रेनबो में अलग अलग कलर्स होते हैं, उसी तरह से जितने भी रिलीजन है देश के अंदर और जितने भी अलग अलग सेक्शन ऑफ पीपल हैं, दे ऑल शुड को एग्जिस्ट सेफली एंड दे ऑल शुड फ्लरिश।
उसको रैम्बो नेशन बोल रहे हैं। साथ ही में इलेक्शन टाइम नॉन पार्टीसन केयरटेकर गवर्नमेंट की बात हुई। कहने का मतलब है जब भी इलेक्शन आएंगे तो एक नॉन पार्टीसन केयरटेकर गवर्नमेंट बन जाएगी। भाई ये रिफॉर्म तो हमको समझ नहीं आया कि जैसे ही कोई भी एक इलेक्शन आने वाला है उस समय केयरटेकर गवर्नमेंट बना दो। तो हो सकता है मे बी it is possible that it is going to bring some kind of positivity or it will be a positive decision, but you know usually it does not happen. आप यूएस में देखिए, आप इंग्लैंड में देखिए, आप यूरोपियन कंट्रीज में देखिए, आप इंडिया में देखिए, कोई इलेक्शन टाइम की केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बनती है, कंटिन्यू एक गवर्नमेंट करती है और उसके बाद जब पॉलिटिकल ट्रांसफर होता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी या फिर एक कोएलिशन ऑफ गवर्नमेंट से दूसरे कोएलिशन ऑफ गवर्नमेंट, तो बड़ा पीसफुल हो जाता है भारत के अंदर। देखिए, अ प्रॉपर बैलेंस टू बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। देखिए, ये हुआ था भारत में एक बार जब इमरजेंसी लग गई थी, उसके बाद जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था इंडिया में 1978 के अंदर, उसमें ये बात बोली गई थी कि रिटन परमिशन ऑफ द कैबिनेट विल बी नीडेड जब भी आपको आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगानी है उस समय। तो ये एक पॉइंट है। अगला पॉइंट है, नो वन शैल सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 2 बार से ज्यादा, सो दैट एक कल्ट ना बन जाए, एक कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो जाए किसी के हाथ में। अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, देखिए हमारे इधर तो लोकसभा राज्यसभा दोनों है, यहां पर अपर हाउस बनाने की बात अभी भी चल रही है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सप्रेस इंडिपेंडेंट ओपिनियंस एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन शैल बी देयर। देखिए हमारा जो भारत का आर्टिकल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर आर्टिकल अगर 324 देखेंगे तो वी डू हैव अ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन विच कंडक्ट्स द इलेक्शन टू सो मैनी पोस्ट सच एज द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शंस टू द लोक सभा, टू द राज्यसभा, टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यहां पर अभी भी इलेक्शन कमीशन को लगातार इंडिपेंडेंट बनाने की बात चल रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सप्रेस इंडिपेंडेंट ओपिनियन, देखिए हमारे इधर तो इंडिपेंडेंट ओपिनियन, हाँ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जब विप जारी होता है या एंटी डिफेक्शन की बात आती है तो वो क्रिटिसिज्म हमारे देश में भी आता है, वही सेम पॉइंट यहां पर भी लिखा हुआ है। बट पार्लियामेंट के कंपाउंड के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कंपाउंड के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को बहुत ज्यादा पावर्स दी गई हैं, बहुत ज्यादा फ्रीडम दी गई है, कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी ज्यादा उन पर नहीं लगते हैं जब हम भारत की बात करते हैं। तो साथ ही साथ में मीडिया कमीशन, देखिए मीडिया कमीशन क्यों जरूरी है? टू एंश्योर कंप्लीट फ्रीडम ऑफ द प्रेस। अब भारत के अंदर सिर्फ मीडिया ही नहीं, सोशल मीडिया भी है। कई बार इल्जाम लगाए जाते हैं गोदी मीडिया के, अब वो कितने सच हैं मैं आप पर छोड़ता हूं, बट सोशल मीडिया तो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है और कोई भी ऐसा एक लॉ, रूल, रेगुलेशन पास होती है जो लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को कर्टेल करने की बात करती है, तो लोगों की तरफ से बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिसीजन। तो देखिए भारत में तो ये सब है, बट यहां पे मीडिया कमीशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है कि कुछ जो रिपोर्टर्स थे उनको मार दिया गया है, असैसिनेट कर दिया गया है बांग्लादेश के अंदर। साथ ही में तारिक जी ने बात की है द रूल ऑफ लॉ की विल बी अपहेल्ड एट एवरी लेवल। रूल ऑफ लॉ इज द बेसिस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नेंस। रूल ऑफ लॉ की अगर आज 2025 में बात की जा रही है दोस्तों, तो ये बात बताता है कि किस तरह से बांग्लादेश को अभी काफी आगे जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड एवरी इंडिविजुअल शैल एंजॉय द फुल राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन फ्रीली। अगर किसी भी एक देश में एक स्टेट रिलीजन को डिक्लेयर कर दिया जाता है तो देखिए लगातार आप कितना भी लिखें कि इक्वल स्टेटस दूसरे रिलीजन को दिया जाएगा, बट प्रॉब्लम आती ही है। आई एम नॉट सेइंग कि इनके इंटेंशंस ठीक नहीं थे ये लिखते समय, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इफ इट्स अ सेक्युलर कंट्री इट शुड बी अ टोटली सेक्युलर कंट्री। संविधान को भी वही कहना चाहिए दोस्तों। देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि उन्होंने तो बोला है दैट एवरी इंडिविजुअल शैल एंजॉय फुल राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, जो हमारे आर्टिकल 25 के अंदर दिया गया है उसको अब ये भी अडॉप्ट करने की, इंक्लूड करने की अपने संविधान में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था कुछ 31 पॉइंट का एजेंडा। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें शामिल किए हैं और उन पर डिस्कशन किया है। साथ ही साथ में इनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पॉइंट उस 31 पॉइंट के एजेंडा में जुड़े हुए हैं जो कि अलाइंड हैं
पीछे भी कुछ इनकी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है वहां से किसी तरह के एजेंडे आए हैं उन पर। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।